नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज आप लोगों के लिए मैं एक मैराथन क्लास लाई हूँ जिसमें कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का जितना भी अब तक का पूछा हुआ क्वेश्चंस है या फिर कहूँ तो गेस क्वेश्चंस जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो पीवाईक्यू क्वेश्चंस ही ऑलमोस्ट रहता है। तो अगर कोई भी इस सेशन को देख रहा है तो प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि इन्हीं सब क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चंस जो है वो अधिकतर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आप लोगों का एक भी मिनट वेस्ट नहीं करूँगी और एक एक करके क्वेश्चंस का आंसर मैं बताऊँगी। और आप लोग बस एक काम करना कि अगर ये मेरा मेहनत अच्छा लग रहा होगा आपको, लास्ट डे है आप लोगों का, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर देना आप सब लोग प्लीज़। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि अब तो ये लास्ट एग्ज़ाम है, तो अब जो है वो आप इसमें जी जान अपना लगा दो, जितना हो सके रात भर जाग के पढ़ना है। ये मैं नहीं कहूँगी कि रात भर जाग के पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट मैं इतना कहूँगी कि ये लास्ट डे है आपका, तो प्लीज़ इस पे पूरा पूरा मेहनत कर लो। ऐसे तो हिंदी ईज़ी है, लेकिन उतना भी ईज़ी नहीं है, बट मुझे पता है कि आप लोग हैंडल कर लोगे हिंदी को, क्योंकि हिंदी जो है वो हमारी मातृभाषा और डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। आप लोगों ने कहानी पढ़ा होगा तो अच्छे तरीके से आपको जो है हिंदी में 50 में 50 आ सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम लोग अपना काम पे आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये रहेगा किस तरह से पाठ है। ये पहले आपका गद्यखंड का रहेगा, ठीक है, उसके बाद फिर पदखंड का रहेगा। ठीक है, तो पहले गद्यखंड का करवाऊंगी, उसके बाद फिर पदखंड का। एकदम चैप्टर वाइज चैप्टर करवाते चलूंगी, कोई भी कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपका गद्यखंड का आता है बातचीत, और बातचीत बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे हैं? तो उन्होंने मोटा मोटी कुल 1000 निबंध लिखा है उन्होंने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो ये आधुनिक काल के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत एक ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए कितना बार पूछा गया। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम क्या है? नाम बताएं, प्रहसन का नाम बताएं। तो ये तीनों है, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विषय, ये तीनों है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का निधन जो है वो 20 जुलाई 1914 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेन जॉन्स ने क्या कहा था? बेन जॉन्स ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूपों का साक्षात्कार होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका आंसर, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एडिशन का मतलब क्या है? एडिशन का मतलब क्या है? एडिशन का मतलब होता है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। मतलब यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था कि एडिशन क्या कहते हैं। तो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, एडिशन यही कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आपका जो है अभी ये क्वेश्चन सारा जो है वो सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, शक्ति शब्द कौन सा लेंगे? शक्ति शब्द कौन सा लेंगे? शक्ति शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस वेद के अंतर्गत आता है? शेक्सपियर ये एक व्यक्तिवाचक है। शेक्सपियर को आप लोग जानते हो, व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था? तो अजात शत्रु उनके द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है, खाली जगह को भरना है। अनेक प्रकार की शक्ति जो भगवान ने हमें दी है, उनमें से और क्या है, उनमें से एक वाक शक्ति दी है भगवान ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 70 नंबर, वाक शक्ति के अनेक फायदे हैं, उनमें से कौन से दो फायदे हैं? स्पीच और बातचीत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, दमयंती स्वयंवर किस लेख की रचना है? किस लेखक की रचना है दमयंती स्वयंवर? तो बालकृष्ण भट्ट की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी? अध्ययन करने की लालसा जो है उसकी माता ने जगाई थी। माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? तो बालकृष्ण भट्ट एक महाकाव्यकार नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, किसने लिखा है, गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? तो ये चीज़ें जो है वो रघुवीर सहाय ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन साथी साहित्यकार थे? कौन कौन साथी साहित्यकार थे? तो ये सारे जो है साहित्यकार थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है? किन अंग्रेजी एडिशन और स्टील से की है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, चंदू खाने शब्द का क्या अर्थ है? चंदू खाने शब्द का अर्थ है अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान। ठीक है, अफीम खाने वाले मंडली के लिए सुरक्षित स्थान को कहते हैं चंदू खाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निस्तान शब्द का अर्थ होता है हरे भरे बागों का इलाका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, अगला चलते हैं, सेकेंड चैप्टर है, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी के द्वारा लिखा गया है ये चैप्टर। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर किसे माना जाता है? तो उसने कहा वाले चैप्टर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी के संबंध से है? उसने कहा से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लहना सिंह पूछता है। ठीक है, अगला क्या है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? ये किस वर्ष की रचना है? तो 1915 की रचना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है जयपुर राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, चंद्रधर शर्मा का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ था? इनका मूल निवास स्थान जो है वो गुलेरी में था। ठीक है, गुलेरी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है, उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी? कब प्रकाशित हुई थी? तो जून 1915 में हुई थी, जून में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, आगे चलते हैं, गुलेरी जी की प्रमुख कहानी का नाम बताएं। उनकी प्रमुख कहानी है उपर्युक्त ये सारे जो है, सुखमय जीवन, ये सारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया है? किन विषय पर उन्होंने किया है? तो ये सारे जो ऊपर लिखा हुआ है, ये सारे पे ही उन्होंने लेखन लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एक ट्रिक बता देती हूँ, आप लोग याद रखिएगा, ये अगर ऊपर युक्त तीनों अगर लिखा हुआ रहेगा तो मोस्ट ऑफ द केसेस में चांसेस होता है कि यही आंसर करेक्ट होता है। तो नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन हाँ 99% ऐसा होता है। गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताएं। उनके प्रमुख निबंध है ये सारे जो है, ये पूरे उनकी ही पूरे निबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, आगे है, किस पाठ में यह उक्ति आई है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है?
ये कौन से चैप्टर में आई है? तो उसने कहा वाले चैप्टर में आई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? इनकी विशेषता है कि ये दिव्य प्रेम कहानी है, युद्ध कहानी है, ये प्रेम पर बलिदान की भी कहानी है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दीदी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? रोचक काशी नगरी का पत्रिका का प्रकाशन किया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? अगला आता है आप लोगों का थर्ड चैप्टर, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है संपूर्ण क्रांति। इसमें उनकी पत्नी का क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति में मतलब ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, ये बताना है। तो प्रभावती देवी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था? उनके माता पिता का नाम फुलरानी और एवं हर्षुदयाल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? इनका निधन 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म स्थान सिताब दियारा में है, बस इतने याद रखिए, या फिर उत्तर प्रदेश याद रखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या है? जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे थे? जयप्रकाश नारायण को लोग लोक नायक के नाम से जानने लगे थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला है जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? वही क्वेश्चन है, उनको कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारत रत्न मिला था, इसमें भी वही लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भारत के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? कब दिया था इन्होंने? तो 5 जून 1974 को दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किस पाठ में आया है अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। तो ये जो है वो किस पाठ में आया है? तो अभी हम लोग कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं ये बताइए? संपूर्ण क्रांति पढ़ रहे हैं ना, तो वही पाठ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखने वाले जयप्रकाश नारायण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण किसने दिया था? इस भाषण को देने वाले जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान किसे मिला था? किसे मिला था मैग्सेसे सम्मान? तो जयप्रकाश नारायण को मिला था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसने लिखा है जयप्रकाश वह नाम है जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उड़ पर अंकित कर लेता है। ये बातें जो है वो किन्होंने लिखा है? तो राष्ट्र कवि दिनकर जी ने ये बातें लिखी हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अब आता है आप लोगों का अगला चैप्टर अर्धनारीश्वर, जो कि दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। दिनकर किस युग के कवि थे? छायावाद के कवि थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म सिमरिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, ये बिहार के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, कब हुआ था? इनका जन्म जो है वो 1908 को हुआ था, 23 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? तो ये सारा क्वेश्चन जो है वो आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसने कहा है नारी की प्रधानता कब आरंभ हुई? जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी
घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। ये बातें दिनकर जी ने कही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रचनाकार की पंक्ति है? नारी सुगंध है, नारी पुरुष है, पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। ये बातें भी जो है रामाधारी से दिनकर जी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, नर और नारी के काम क्या है? नर और नारी के काम क्या है? तो नर जो है वो कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान है, और नारी का काम है अछोड़ना पछोड़ना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कामिनी तो अपने साथ की शांति लाती, किसकी शांति लाती है? कामिनी जो है वो यामिनी की शांति लाती है। किसकी? यामिनी की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किस पुस्तक पर मिला था इनको? तो इनको संस्कृत के 4 अध्याय के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उन्हें उर्वशी के लिए मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था? तो दिनकर की कविता का जो है वो मसृणता गुण नहीं था। ठीक है, मसृणता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, बी सही होगा। दिनकर के माता पिता का नाम क्या था? दिनकर जी के माता पिता का नाम था मनरूप देवी एवं रवि सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर है? दिनकर जी की पत्नी का नाम क्या था? दिनकर जी की पत्नी का नाम श्यामावती देवी था। ठीक है, श्यामावती और देवी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। किस पाठ में कहा गया है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है? तो ये पाठ में कहा गया है अर्धनारीश्वर पाठ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या है, किस पाठ में कहा गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह नारी नहीं? अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है वो नारी और पुरुष से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो इससे भी आप याद रख सकते हो। किस पाठ की पंक्ति है, कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शक्ति ही लाती है? तो ये भी जो है अर्धनारीश्वर पाठ का, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, किसने कहा है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है? तो यहाँ पर आपका अर्ध दिनकर जो है उन्होंने ही कहा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। संसार में आज पुरुष और स्त्री क्या है? सर्वत्र पुरुष पुरुष और नारी नारी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्या है, भगत सिंह का लिखा पुस्तक जो अप्राप्त है? तो ये सारा जो है वो उनका अप्राप्त है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस एक बार आपको पढ़ना है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। किसने कहा है, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया पूर्णतया भुला देना चाहिए? ये जो बातें हैं भगत सिंह ने कही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हास्य पद शब्द के प्रत्यय को बताएं। हास्य पद के शब्द के प्रत्यय को बताएं। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंतिम में जुड़े, तो अस्पद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल जा चुके थे? भगत सिंह के पिता जो है वो अनेकों बार जेल जा चुके थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी जो है वो 1926 को हुई थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब मिली थी? भगत सिंह को फांसी की सज़ा 1931 में मिली थी, 23 मार्च को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किस पाठ में ये बातें जो है वो कही गई है? केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, एक लेख और एक पत्र में कही गई है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किस पाठ की ये पंक्तियां हैं? विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। पूर्ण बनाने वाली व्यक्ति होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। एक लेख और एक पत्र में कहा गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट चैप्टर, ओ सदानीरा, जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो 1 बाई इसका भी आप देखते हैं। ओ सदानीरा किस विधा के अंतर्गत है?
मतलब कि ये कैसा पाठ है, तो ये निबंध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। इसके निबंधकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्या है? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 1917 16 जुलाई को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इनका निधन कब हुआ था? तो इनका निधन जो है वो 1978 को हुआ था, 14 मई 1978। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बहुजन संप्रेस के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है इस पुस्तक को? तो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है। मन कैसा ताल है? मन जो है वो एक गहरे और विशाल ताल की तरह है ना। मन गहरे और विशाल ताल की तरह है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चौड़ कैसा ताल है? तो चौड़ जो है वो एक उथले ताल की तरह है। ठीक है, उथले ताल की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? तो उनको जो है वो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कौन सी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखी है? इनमें से कौन सी एकांकी उनके द्वारा नहीं लिखी है? तो आषाढ़ का एक दिन लोहा सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये उनके द्वारा रचित नहीं है। परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी है? परंपराशील नाट्य पुस्तक को जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है। ठीक है। वसुंधरा भोगी मानव धर्माधम मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं किस पाठ में आया है? तो ओ सदैनिरा के पाठ में आया है। ये सारा जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो एक बार आप लोगों पढ़ते चलिए। ठीक है, रिवाइज तो करना है। ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर रचित किस पुस्तक से संकलित निबंध है? किस पुस्तक से संकलित निबंध है? तो बोलते छंद से है। कहाँ से है? बोलते छंद से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बहुत टाइम हो गया ना, तो रिलैक्स हो जाएगी। ज़्यादा तो नहीं है, अब हम लोग 7 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आपको 21 और चैप्टर कंप्लीट करना है, तो बस थोड़ा देर और, ज़्यादा नहीं है। सदानीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो ये गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। धांगर शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या अर्थ होता है? तो भाड़े का मजदूर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। चंपारण में गांधी जी को चमत्कार की कथा किसने लिखी थी? चमत्कार की कथा जो है वो किनके द्वारा लिखा गया? राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। किस पाठ में आया है? कैसी है चंपारण की यह भूमि? तो ओ सदानीरा पाठ में आया है ना। ओ सदानीरा पाठ जो है वो चंपारण से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसके कहने पर प्रारंभ जो है वो करवाया गया था? तो जगदीश चंद्र माथुर के कहने पर ही वैशाली महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो संस्कृत हो और चरित्र जिनका निष्कुल्स हो। ठीक है, निष्कुल सो। ठीक है, यह किसने लिखी है? ये बातें जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा बोली गई है ओ सदानीरा पाठ में। ठीक है। वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और हे मानता हूँ। छोटे बच्चे के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय यह पद्धति उन्हें बौना बना देती है। किसके विचार हैं ये सारे जो विचार हैं महात्मा गांधी के हैं। ठीक है, किनके हैं? महात्मा गांधी के। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? तो मोहन राकेश हैं। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म जो है वो अमृतसर पंजाब में हुआ था, जरी वाली गली। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है वो 8 जनवरी 1925 को हुआ था। 8 जनवरी 1925 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इनका निधन कब हुआ था? 3 दिसंबर 1972 को हुआ था। 3 दिसंबर 1972 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहन राकेश रचित नाट्य संग्रह
नाट्य संग्रह है मोहन राकेश रचित नाट्य संग्रह है किस चीज़ का? तो आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। मोहन राकेश रचित एकांकियों के नाम बताएं। मोहन राकेश रचित जो है वो पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी जो है वो इन्हीं का है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहन राकेश के कहानी संग्रहों के नाम लिखें। इनके कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? तो ये सारे जो आप देख रहे हो ऊपर, ये सारे जो है वो इन्हीं के कहानी संग्रह, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है? ये जो है मोहन राकेश द्वारा ही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोहन राकेश द्वारा अनुदित पुस्तकों के नाम क्या हैं? तो मतलब कि उनके पुस्तकों का नाम आपको बताना है। तो ये सारा उन्हीं का पुस्तक लिखा हुआ है। ठीक है, और एक औरत का चेहरा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे टोटल डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई थी? किस संग्रह से ली गई थी? आषाढ़ का एक दिन या फिर अंडे के छिलके से? बताइए। अंडे के छिलके एवं अन्य एकांकी से लिया गया है सिपाही की माँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला क्या है? किस पाठ से उद्गृत है? किस पाठ से उद्गृत है यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है? ये किस पाठ का बताया गया है? तो ये जो है वो आपका सिपाही का माँ जो चैप्टर है उसी चैप्टर में ये कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो सिपाही की माँ यानी कि मानक की जो मम्मी है बिश्नी, वो कहती है। ठीक है, किस पात्र का कथन है भैया मेरे लिए जो कपड़े लाएंगे वो तारों और बंतो जो थी वो मुन्नी की सहेली थी। ठीक है, उनके करों से भी ज़्यादा अच्छी होंगी। तो ये जो है वो बातें क्यों कौन कह रही थी? तो ये मुन्नी कह रही थी। ठीक है, मुन्नी अपनी माँ से ये बातें सारी कह रही थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पार्ट से लिया गया है कि नहीं फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे नहीं भाग सकते हैं, जो फौज छोड़ कर जाते हैं उसे गोली मार दी जाती है। ये जो है सिपाही की माँ से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला चैप्टर आ गया प्रगीत और समाज, नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया। ठीक है, नामवर सिंह का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? सबसे पहला क्वेश्चन ये है। उनका जन्म जीयनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपके हिंदी के जो भी राइटर्स हैं मोस्ट ऑफ द, अगर सिर्फ आपका स्टेट पूछा जा रहा है ना तो आपको उत्तर प्रदेश से लगाना है, क्योंकि अधिकतर जो राइटर्स हैं वो उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? नामवर सिंह के पिता का बागेश्वरी देवी एवं नांगड़ सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, इनका जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला है प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। नामवर सिंह है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है? तो ये जो है आपका वो आलोचनात्मक निबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग्य पुस्तक किसने लिखा है? ये पुस्तक नामवर सिंह ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है? नामवर सिंह ने लिखी है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज़ बस पॉइंट मुंह पे याद रखिए आप लोग, कुछ भी नहीं रटिए नहीं। वैसे अभी लास्ट डे है तो रट लीजिए आप लोग, मैं यही कहूँगी। नहीं याद है तो, बट याद है जिसको रिवाइज आप लोग करते चलिए। कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी है? कविता के नए प्रतिमान पुस्तक जो है नामवर सिंह ने लिखी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वाद विवाद संपादन पुस्तक का जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? ये पुस्तक भी नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इंद्री शब्द का विशेषण क्या होगा? इंद्र शब्द का विशेषण बताना है आपको। इंद्र शब्द का होगा ऐन्द्रिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या है? नामवर सिंह ने किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है? उन्होंने जो है वो
पृथ्वीराज रासो की भाषा पर उपाधि प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाबर सिंह की पुस्तक मतलब कि नाबर सिंह की जो पुस्तक है, किस पुस्तक पर उन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था? तो उन्हें जो है कविता के एक नए प्रतिमान के लिए मिला था पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, प्रगीत और समाज शीर्षक किस पुस्तक से लिया गया है? प्रगीत और समाज जो है वो आपका वाद विवाद से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन पूरा अच्छे तरीके से याद कर लो। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग 50 में 50 सही मार्क आओगे। ठीक है, किसने कहा है प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है? किसने कहा है ये बातें? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। अभी अभी बताया, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है, इनका भी जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, मुजफ्फरपुर बड़ला में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो है वो 30 जून 1950 को हुआ था। ठीक है, इनके माता और पिता का नाम क्या था? ये मुकंदी देवी और छोटन लाल। ठीक है, मुकंदी देवी और छोटन लाल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जूठन क्या है? जूठन एक आत्मकथा है, अभी अभी बताया था आप लोगों को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम बताना है आपको। तो इनके कहानी संग्रह जो है वो जूठन है ना, फिर सलाम भी है और घुसपैठी भी है। तो ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि कविता संकलन का नाम बताना है आपको। तो इनके जो कविता संकलन है, ये सारी जो है सदियों का संपाद, बस बहुत तो हो चुका, अब और नहीं, ये सारा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसने लिखा है? दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन है। अब देखो ये बातें जो है वो जूठन आ गया है ये सब। अब जूठन चैप्टर को कौन लिखे? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी किसने लिखा है? तो कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मूल्य नहीं है, वाल्मीकि बल्कि निर्धानता को बरकरार रखने का पंचतंत्र जो है यही सब है। तो देखिए ये जो है ये भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा ही लिखा गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, कुररियो शब्द का अर्थ क्या होता है? कुररियो शब्द का अर्थ आपका जो है कूड़ा फेंकने की जगह होता है। कुररियो शब्द का अर्थ होता है कूड़ा फेंकने की जगह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन कौन सम्मान प्राप्त हुआ है? ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ये आप जो देख रहे हो, डॉक्टर अंबेडकर जयश्री सम्मान, कथाक्रम सम्मान, ये सारा जो है वो उन्हीं को सम्मान मिला है। ठीक है, तो उपर्युक्त सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट चैप्टर, हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कि मल्लेश जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हमने 10 चैप्टर का कर लिया है। ठीक है, मल्लेश का जन्म कहाँ हुआ था? मल्लेश का जन्म जो है वो इनका भी उत्तर प्रदेश में हुआ है, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश आजमगढ़। ऑप्शन नंबर सी। मल्लेश का जन्म किस वर्ष हुआ था? इनका जन्म 1935 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मल्लेश के पिता का नाम क्या था बताना है आपको। तो प्रभावती, माता और पिता दोनों प्रभावती एवं त्रिलोकीनाथ। ठीक है, प्रभावती एवं त्रिलोकीनाथ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मल्लेश जी। ठीक है, मल्लेश जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? ये किस तरह की हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वो डायरी है। ठीक है, एक डायरी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? मल्लेश का मूल्य नाम बताना है। मल्लेश का मूल्य नाम क्या है? तो इनका जो मूल्य है भरत जी श्रीवास्तव है मूल्य नाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भरत जी श्रीवास्तव याद रखिएगा। किस पाठ में आया है? आदमी यथार्थ को जीता है, जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। ये जो है आपका हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ से बोला गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
मलेज की कृतियों के नाम बताना है आपको। मलेज की कृतियों का नाम है, ये सारा जो आप ऊपर देख रहे हो सारा है, ठीक है। एक बार बस पढ़ लो आप लोग, ठीक है। किसने लिखा है? एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो। ये सारी बातें जो है मल्यज जी के द्वारा बोली गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ओके। मल्यज ने किस विषय में एमए किया था? मल्यज ने किस विषय में एमए किया था? उन्होंने जो है वो अंग्रेजी के विषय में एमए किया था, ठीक है। अंग्रेजी के विषय में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। इस पाठ की उक्ति है, इस संसार से संपृक्ति एक रचनात्मक कर्म है, इस कर्म के बिना मानवीय अधूरी है। तो ये बातें जो है वो हंसते हुए अकेलापन जो है उसी में लिखा गया है डायरी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मल्लेज की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी उनकी रचना नहीं है? तो इनमें से कोई भी उनकी रचना नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट पार्ट। देखिए, अब इस पार्ट में है तिरिच के बारे में, ठीक है, जो कि उदय प्रकाश के बारे में द्वारा जो है वो लिखा गया है। अब उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश का जन्म 1952 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उदय प्रकाश के माता पिता का नाम क्या था? उदय प्रकाश के माता पिता का नाम गंगा देवी एवं प्रेम कुमार था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ था? उदय प्रकाश का जन्म स्थान सीतापुर था, ठीक है, मध्य प्रदेश। ये है इकलौते मध्य प्रदेश के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला, तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। कौन है? हम बार बार बोल रहे हैं, उदय प्रकाश। तिरिच उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तिरिच कहानी कैसी है? तिरिच कहानी जो है वो एक जादुई यथार्थ कहानी है। जादुई यथार्थ कहानी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किस पाठ में आया है? अगर तिरिच, देखो यहीं पे लिखा हुआ है अगर तिरिच, तो तिरिच ही पाठ का होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तिरिच, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तिरिच। अगला क्वेश्चन क्या है? तिरिच बिस्खा पर जहरीली लिजाई में कितना जहर होता है? तो कितना जहर होता है? काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है तिरिच में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसने लिखा है अगर तिरिच को हाँ देखा? तो देखो ये बातें जो है वो तिरिच, देखो यहाँ पे तिरिच लिखा हुआ है, तो तिरिच पाठ के लेखक कौन है? उदय प्रकाश है। तो आप सीधे सीधे आंसर मार सकते हो उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इतना सब कथा ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उदय प्रकाश की कृतियाँ कौन सी नहीं है? इनमें से उनकी कृति कौन सी नहीं है? तो ये घास वाली मानसरोवर, पूस की रात, कफन, ये उनके द्वारा नहीं लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उदय प्रकाश के कविता संग्रह का नाम बताइए। उनके कविता संग्रह का नाम बताना, ये सारा उन्हीं का लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित आलोचना पुस्तक में से कौन सा पुस्तक जो है वो उदय प्रकाश ने नहीं लिखा? कौन सा पुस्तक उन्होंने नहीं लिखा? ईश्वर की आंख उनके द्वारा रचित नहीं है, बाकी ये सारा उन्हीं का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश ने अनुदित नहीं की है? कौन सी पुस्तक में उन्होंने नहीं किया? तो कलाकार उन्होंने नहीं किया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आप लोगों का नेक्स्ट पार्ट, और आपकी कहानी का लास्ट है ना, 13 चैप्टर शिक्षा पाठ, जय कृष्ण मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। इसमें क्या है? जय कृष्ण का जन्म स्थान बताना है आपको। इनका जन्म स्थान कहाँ है ये बताना है। तो इनका जन्म स्थान आपका जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सीधे डी याद रखिए, मतलब सीधे नहीं याद रखना है, मदनपल्ली याद रखिए, मदनपल्ली उत्तर प्रदेश, ठीक है। सॉरी, सीधे आप लोग याद रखिए मदनपल्ली आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनके माता और पिता का नाम क्या है? तो सजीवमा एवं नारायणा, ये उनके माता और पिता का नाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति जो है इनका पूरा नाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्या है? अगला है जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है
वो 12 मई 1895 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, बी करेक्ट होगा। शिक्षा शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, मतलब कि इन्होंने कौन लिखे हैं शिक्षा शीर्षक को? तो शिक्षा शीर्षक को जे कृष्ण मूर्ति ने लिखा, और ये बहुत ही बेस्ट पार्ट है आपके पूरे ही स्टोरी का। ठीक है, अगला अगला है जे कृष्ण मूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किया है? यहाँ पे लेखन है, ठीक है, लेखन कार्य किया है, किस विषय पर किया है उन्होंने? तो हम अभी कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं अध्ययन पर भी उन्होंने किया है, दर्शन पर भी और शिक्षा पर भी किया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों। ठीक है, जे कृष्णमूर्ति क्या थे? जे कृष्णमूर्ति जो थे वो एक विश्व शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर है? जे कृष्णमूर्ति की पुस्तकों के नाम बताना है। उनकी पुस्तक जो है वो ये सारा है, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्या है? जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे? तो जे कृष्णमूर्ति जो थे वो बोलते थे। ठीक है, बोलते तो हम सभी हैं, लेकिन एक वक्ता होता है ना, वही है। ठीक है, किस पाठ में आया है? बचपन से ही आपका ऐसा वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्र पूर्ण हो। तो ये बातें जो है वो शिक्षा पाठ में ही आया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? जे कृष्णमूर्ति दूसरे बुद्ध के रूप में देखे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, इनका निबंध कब हुआ, सॉरी निधन कब हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का जो निधन है वो 17 फरवरी 1986 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा का कार्य, शिक्षा का कार्य, देखिए यहाँ पे शिक्षा लिखा हुआ है, तो शिक्षा का जो राइटर है कौन है? शिक्षा के राइटर है हमारे जे कृष्णमूर्ति। तो यहाँ पे ऑप्शन भी जे कृष्णमूर्ति हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए हिंदी का क्वेश्चन इजी ही आता है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आता है, बस आप लोगों को है कि आपका पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, किस पाठ में उक्ति आई है? जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती है। तो ये उक्ति जो है वो शिक्षा पाठ में आई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखो ये अगला क्वेश्चन क्या है? जे कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी उनकी रचना है? तो शिक्षा पाठ उनकी रचना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है आप लोगों का पदखंड। पदखंड में अब हम लोग आ गए हैं, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो करवक जो है वो पहला पदखंड है आपका। तो पहला जो है वो करवक मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ से आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस भी आता है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? कभी मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है वो अनुमानित है। ठीक है, 1492 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? कभी मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम जो था वो मलिक शेख ममरेज था। मलिक शेख ममरेज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी के का निवास स्थान कहाँ था? इनका निवास स्थान जायसपुर अमेठी में था, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कभी मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का नाम क्या था? कभी मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का नाम सूफी संत शेख मोहिद्दी एवं या और में हम कह सकते हैं सैयद अशरफ जहांगीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं? करवक शीर्षक कविता किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी है, सबको पता है। जैसी की भाषा कौन सी थी? जैसी जो थे वो अवधी भाषा में लिखा करते थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कभी मलिक मोहम्मद जैसी की वृत्ति क्या क्या है? तो उनकी जो है यहाँ पे कृति होना चाहिए था। 7 नंबर का जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर युक्त ये सारा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कभी मलिक मोहम्मद जैसी की कृतियां का नाम बताना है आपको। तो ये सारा जो आप ऊपर देख रहे हो, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, ये सारा जो है वो उन्हीं के द्वारा रचित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। करवक जैसी की किस रचना से लिया गया है? तो इनकी जो है पद्मावत से लिया गया, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पद्मावत से लिया गया है करवक। ठीक है, और पद्मावत किस भाषा में लिखा गया था? पद्मावत जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया था। जाहिर है कि पद्मावत जो है वो भी मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा ही लिखा गया है। जैसी की काव्य का मुख्य रस कौन सा है? जैसी की जो मुख्य रस है वो श्रृंगार रस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जैसी किस शाखा के कवि है?
प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। ठीक है, जायसी प्रेम मार्गी के शाखा कवि है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। खाली जगह को भरना है। जो लही अम्ब डाभी में, डाभी न होई तो लही बसाई न सोई। सुगंध जो है तो मतलब कि जब तक, ये आपका व्याख्या करने के लिए आ सकता है। जो लही अम्ब डाभ ना होई, देखिए जब तक जो है वो आम आम में डाव नहीं आती है तब तक उसमें जो है वो सुगंध भी नहीं आती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी खाली स्थान भरना है आपको। धनी सो जस कीर्ति जासो, फूल मरे पर मरे न बासु। देखिए ये जो है ये भी आपका व्याख्या में आ सकता है, सप्रसंग व्याख्या जो आपका आता है वो। तो यहाँ पुरुष पुरुष हो जाएगा। ठीक है, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। यानी कि इंसान जो है वो मर जाता है लेकिन उसका जो कर्म रहता है, उसकी जो कृतियाँ हैं वो जीवन भर तक अमर रहती है। ठीक है, तो इसीलिए कर्म करना चाहिए इंसान को। ठीक है, और वही इंसान को याद किया जाता है। चेहरा का क्या है, चेहरा तो हर किसी का बदलता रहता है, तो कर्म इंसान को करना चाहिए। ठीक है, वही कर्म इंसान को याद आता है। तो यही यहाँ पे कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? आखिरी कलाम के रचयिता जायसी जी हैं। ठीक है, किस पाठ की प्रस्तावना में कहा गया है भीगो दूंगी अगजग के छोड़? तो ये काव्य खंड में कहा गया है। ठीक है, किस में कहा गया है? काव्य खंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। किस खंड की भूमिका में कहा गया है बात बोलोगी बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात नहीं बात ही। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। भेद खोलेगी बात ही, ये भी बात जो है वो काव्य खंड में ही कही गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रतिपूर्ति जो है वो आपका देख रहे हो यहाँ पे, प्रतिपूर्ति, इससे भी सवाल आपका आता है। 5 सवाल लगभग रहता है, 2 से 5 सवाल रहता है। तो ये भी मैं अभी करवाऊंगी आप लोगों को, बस देखते रहिए आप लोग। ठीक है, अब अगला है पदखंड जो कि सूरदास के द्वारा रचित है। ठीक है, सूरदास की भाषा कौन सी है? सूरदास जो है, देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। सूरदास जो है, सूरदास आपके कृष्ण के बारे में बताते हैं। ठीक है, कृष्ण के बारे में। और तुलसीदास सीता माता प्रभु श्री राम की आराधना के बारे में बताते हैं। ठीक है, तुलसीदास तुलसीदास सीता माँ राम जी के बारे में और सूरदास कृष्ण जी के बारे में। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास जो है वो ब्रज भाषा के कवि हैं और ब्रज में ही कृष्ण जी की उल्लेखना उन्होंने की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति के धारा की कवि है। अभी अभी हमने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पर देखिए राम भक्ति है तुलसीदास, है ना, तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास। कृष्ण भक्ति जो है वो आपका सूरदास, अभी अभी आप देख रहे हो सूरदास। और प्रेम मार्गी जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो ये तीनों याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सूरदास का जन्म जो है वो दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था, गांव में। ठीक है, सीही नामक गांव में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, इनका निवास स्थान कहाँ रहता था सूरदास का निवास स्थान जो है वो ब्रज क्षेत्र में रहता था। ठीक है, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम कह सकते हो आप लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, सूरदास का जन्म कब हुआ था? सूरदास का जन्म जो है वो 1478 को हुआ था। अनुमानित है, अनुमान लगा के बोला जा रहा है। ठीक है, इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन जो है वो 1583 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सूरदास किस काल के कवि थे? सूरदास मध्यकाल के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्या है? सूर तुलसी शशि। देखिए यह दोया जो है वो किनका है? अब सूर आया तो सूरदास का ही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसने सूरदास से कहा है सूर है कि ऐसे गिगियात काहे हो, कछु भगवत लीला वर्ण करो? ये जो है बातें किन्होंने कही है? तो गुरु वल्लभाचार्य ने कहा है। ठीक है, गुरु वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है,
सूरदास किन कवियों के माध्य श्रेष्ठ माने जाते हैं? किन कवियों के माध्य श्रेष्ठ माने जाते हैं? तो वल्लभाचार्य के जो है वल्लभाचार्य काव्य के से श्रेष्ठ माना जाता है, मतलब कि उनसे ही ये प्रसिद्ध हुए हैं और वल्लभाचार्य जो थे वो इनके गुरु थे। ठीक है। सूर्य के पदों में मध्य कालीन कैसी कला शिखर पर पहुंच जाती है? तो गीति कला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को। ब्रज भाषा की विशेषता क्या थी? ब्रज भाषा की विशेषता है उपर्युक्त सभी। कोमलता भी होता है उसमें, ललित्य भी होता है, माधुर्य भी होता है। ठीक है। अगला क्या है? सूरदास के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या क्या हैं? तो उनके 3 प्रधान विषय हैं विनय भक्ति, वात्सल्य, प्रेम श्रृंगार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सूरदास के पद किस पुस्तक से लिया गया है? सूरदास के पद जो है वो सूर सागर से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रट लीजिएगा आप लोग इस चीज को। ठीक है। वैसे तो सूरदास का जो है वो पद सूर सागर से लिया गया, आप नहीं वैसे नहीं समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पे सूर सूर आप मिला के ये भी याद रख सकते हो। ठीक है। खाली जगह को भरना है। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। यहाँ पे खाली स्थान के जगह पर आपको भरना है, तो यहाँ पे होगा अलंकार शास्त्र। ठीक है, अलंकार शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे कौन सा अलंकार मतलब कि शास्त्र है? तो अलंकार शास्त्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण की थी? तो सूरदास ने शिक्षा जो है वो विशाल लोक ज्ञान, मतलब कि काव्य रचना, इन सबसे ज्ञान की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। किसने लिखा है भोजन करी नंद अचमन देखिए नंद है, नंद, नंद से आप समझ सकते हो यहाँ पे कृष्ण की बात करी गई है, तो कृष्ण जी के पिता का नाम है। तो सूरदास यहाँ पर आप आराम से समझ सकते हो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। किसने लिखा है आपुन खाक नंद मुख नावत? ये देखो नंद पीड़ा है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो सूरदास ने लिखा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसमें भी खाली स्थान भरना है। कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। देखिए जो ये इनका छवि है, मतलब कि जो इनकी छवि है यानी कि सौंदर्य है, उसको देखते नंद की जो रानियां हैं वो सब देखते रहती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? सूरदास की अभिरुचि जो है वो पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग में भी था। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था? सूरदास का व्यक्तित्व जो है वो ये सारा था, जन्म से वो अंधे थे ही, विनम्र थे ही वो, मतलब कि भावुक थे ही वो, एवं अंतर्मुखी भी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सूरदास की कृति के नाम बताएं। तो इन ये जो आप देख रहे हो आप चारों, ये तीनों, ये उन्हीं का कृति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर आ गया पद, तुलसीदास का पद। अब देखो इस चैप्टर का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़वे रामायण किसकी रचना है? बड़वे रामायण जो है वो तुलसीदास की रचना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार तुलसीदास है। ठीक है। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है। तुलसी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो है वो कब हुआ था? 1543। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तुलसी के माता पिता का नाम क्या था? इनके मम्मी पापा का नाम क्या था? तुलसी एवं आत्माराम दुबे था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तुलसीदास का मूल्य नाम क्या था? राम भोला इनका मूल्य नाम था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे काशी के विद्वान शेष सनातन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तुलसी के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरि दास थे। ठीक है, नरहरि दास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम क्या था ये बताना है। रत्नावली उनकी पत्नी का नाम था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तुलसीदास कौन सी भाषा में मतलब कि वो लिखा करते थे?
तो वो अवधी भाषा या ब्रज भाषा ये दोनों में ही लिखा करते। ठीक है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। किसकी रचना है? साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है। देखो आप लोग, इसमें आपको खाली स्थान को भरना है। पेट भरी तुलसी जेवाई सुधा सुनाजू, यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, भक्ति ये लिखा हुआ है। ठीक है, भक्ति ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? तुलसीदास के शिक्षा गुरु कहाँ से मिली थी? उनकी शिक्षा जो है वो बेसिकली कहाँ से हुआ था, ये पूछ रहा है। तो उनकी शिक्षा जो है वो उपरयुक्त सभी चारों वेद मतलब कि उनकी शिक्षा जो है वो चारों वेद से मिली थी, पुराण इतिहास इन सभी से मिली थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है। तुलसीदास ने घर को मतलब कि छोड़ दिया था। वो जो है वो क्यों छोड़े थे? तो पत्नी की फटकार से उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तुलसीदास का स्वामी निवास किस जगह था? इनका स्वामी निवास जो है मतलब कि स्थायी निवास ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे काशी में था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तुलसी का व्यक्तित्व कैसा था? तुलसीदास का व्यक्तित्व जो है वो विनम्र था, मृदुभाषी था, गंभीर और शांत स्वभाव का था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। खाली जगह को भरना है। नाम ले भरे एक प्रभु दासी दास कहाई, यहाँ पे खाली जगह पे क्या आएगा? तो उधर आएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है। तुलसीदास के मित्र एवं स्नेह का नाम बताना है आपको। तुलसीदास के मित्र का नाम यहाँ पर आपको बताना है। तो टोडरमल, नाभादास, ये सारे जो है उन्हीं के मित्र का नाम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है। नया क्वेश्चन था। हिंदी का साम्यवादी कवि किसे माना जाता है? हिंदी का साम्यवादी कवि जो है वो तुलसीदास को माना जाता है। किस कवि की लिखी पंक्ति है? नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, ये तुलसीदास का लिखा हुआ है। दासी दास यानी कि वो प्रभु माता सीता को कहते हैं कि वो जो है वो प्रभु श्री राम की दासी हैं और आपके दास हम हैं। ठीक है। तो यहाँ पे तुलसीदास होगा। ठीक है। किस कवि की लिखी हुई है ये पंक्तियाँ? कली कराल दुकाल दारूल सब कुभांति खुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कोड में की खाजू, ये बातें जो है पंक्ति जो है वो तुलसीदास की रचित है। ठीक है। ये भी जो है वो तुलसीदास का ही, आप लोग एक बार देख लो। ठीक है। अब अगला चैप्टर आता है छप्पे। छप्पे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। ठीक है। तो देखो, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र है, कैसा उनका रचना क्षेत्र है? तो वृंदावन रचना क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल नाभादास की रचना है। ठीक है। छप्पे शीर्षक की कविता के रचयिता का नाम बताना है। छप्पे शीर्षक नाभादास। ठीक है। नाभादास का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो है वो 1570 में हुआ था, अनुमानित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नाभादास का स्थायी निवास कहाँ है? इनका स्थायी निवास जो है वो वृंदावन में है। नाभादास की कृतियों का नाम क्या है? इनकी कृतियों का नाम है ये सारा, भक्तमाल, अष्टयाम जो है ये सारा है। और इनका जो ये लिखा हुआ है छप्पा है, ये भक्तमाल से लिया गया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नाभादास की दीक्षा गुरु कौन है? इनके दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नाभादास किस युग के भक्त कवि थे? किस युग के भक्त कवि है? तो भक्ति काल के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है। भक्तमाल में कितने चरित्र वर्णित है? भक्तमाल में कितने चरित्र वर्णित है? तो 202 भक्त। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है छप्पे जो है वो किसके ऊपर लिखा गया? तो कबीरदास और सूरदास पे लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है छप्पे कैसा छंद है? तो छप्पे जो है वो 6 पंक्तियों का छंद है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भक्तमाल में कितनी छप्पे हैं? तो भक्तमाल में कुल जो है आपका 315 छंद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? भक्तमाल कैसा माल है? तो भक्तमाल एक जो है वो भक्त चरित्र की माला है। ठीक है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे? सगुणोपासक कवि थे। ठीक है। किसने लिखा है भक्तमाल मध्य वर्ग के वैष्णव आंदोलन की है? तो ये बातें जो हैं
वो माता प्रसाद गुप्त ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। किसने लिखा है? सूर कवि सुनी कौन कवि जो नाही सिर चालन करे। तो ये चीज जो है नाभादास ने लिखा है सूरदास के बारे में। ठीक है, किसने कहा है ये? भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी। तो ये बात जो है वो, ये बात भी जो है वो नाभादास ने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट होगा। कबीरदास के लिए उन्होंने कहा है। नाभादास ने किस कवि के गुण की प्रशंसा निम्न में से की है? तो देखिए, नाभादास ने जो है वो कबीरदास की प्रशंसा बहुत किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं कवित्व पाठ पे। कवित्व पाठ पे है भूषण का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1613 में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म भी जो है वो टकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, भूषण के पिता का नाम क्या था? भूषण के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। ठीक है, याद रखिएगा। भूषण का निधन कब हुआ था? भूषण का निधन हुआ था 1716 में। ठीक है, कवित्व शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? कवित्व शीर्षक पाठ के रचयिता भूषण है। ठीक है, भूषण की भाषा कौन सी थी? वो जो है आपकी ब्रज भाषा में लिखा करते थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को भूषण की उपाधि राजा रुद्र शाह ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन? छत्रसाल दशक के रचनाकार भूषण। शिवाजी के पुत्र का नाम था, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहू जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। किसने लिखा है? देखिए, इस क्वेश्चन में है किसने लिखा है? लागती लबकी कंठ बैरीन के नागनी सी। ये बातें जो है, ये बातें लिखी गई है भूषण जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भूषण की कृति इनमें से कौन सी है? आप लोग एक बार देख लो। भूषण की कृति ये तीनों है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भूषण की कृति कौन सी है इनमें से? तो इनमें से भूषण की कृति जो है वो शिवराज भूषण है, शिवा बावनी है, छत्रसाल दशक भी है। ठीक है, तीनों। भूषण की अप्राप्त कविताएं कृतियां कौन कौन है? इनमें से कौन कौन सी अप्राप्त कृति है उनकी? तो उपर्युक्त सारा जो है वो अप्राप्त है। ठीक है, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, ये सारा। ठीक है, अपनी कविता में भूषण ने किन की गुणगान किया है? अपनी कविता में भूषण ने जो है महाराणा प्रताप का, छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल, इन सब का किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब आता है आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर, तो मूल कोलाहल कला में जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? तो कामायनी उनका महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, जन्म कब हुआ था इनका? इनका जन्म है 1889 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के पिता का क्या नाम था? जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? इनका निधन 15 नवंबर 1937 को हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो मूल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के कवि का नाम लिखें। शीर्षक कविता के कवि तो मूल कोलाहल कला में जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति इनमें से कौन सी है? इनमें से उनकी नाट्य कृति है ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? इनमें से कौन सी उनकी भाषा थी? तो खड़ी बोली हिंदी थी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद किस बाद से जुड़े थे? किस बात से जुड़े थे जयशंकर प्रसाद? तो छायावाद से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक के नाट्यकार कौन है? कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के नाट्यकार जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखना है। कौन है उनका काव्य संकलन? तो आंसू, झरना, लहर, ये सारा है, तीनों है। उपर्युक्त सही हो जाएगा, डी करेक्ट है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के प्रबंध काव्य का नाम क्या है? प्रबंध काव्य कामायनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जयशंकर प्रसाद की अतुकांत रचनाएं कौन कौन है? इनमें से अतुकांत महाराणा का महत्व है, करुणालय है, प्रेम पथिक है। ऑप्शन सी, मतलब कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का नाट्य का नाम लिखना है। देखो ये सारा जो है उपर्युक्त ये उनका नाट्य है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कामायनी की नायिका कौन है? कामायनी की नायिका कौन है? तो
श्रद्धा जो है वो कमायनी की नायिका है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद जो है वो आधुनिक काल के कवि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो मूल कोलाहल कला का अर्थ असल में क्या होता है? तो अत्यधिक हो हल्ला होना। ठीक है, अत्यधिक हो हल्ला होना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जयशंकर प्रसाद के कथा संग्रह का नाम बताना है। तो इनका कथा संग्रह है छाया, छाया है, इंद्रजाल है, प्रतिध्वनि, ये सारा है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों का नाम क्या है? इनके उपन्यास का नाम है कंकाल है, तितली है, इरावती है, ये सारा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब अगला चैप्टर आ रहे हैं पुत्र वियोग पे। पुत्र वियोग जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म 1904 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवयित्री का नाम क्या है? तो अभी अभी हमने बताया सुभद्रा कुमारी चौहान है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की किस पुस्तक से ली गई है? तो इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी पुस्तक है? थर्ड नंबर का आपका मुकुल जो है वो उन्हीं की पुस्तक से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो है वो 1904 को हुआ था, 16 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद निहालपुर में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के माता और पिता का नाम क्या है? इनके माता और पिता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? अभी हमने बताया आपको, इनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। किसने लिखा है आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया है? देखिए, ये सब प्रसंग व्याख्या में आपका ये आ सकता है, पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की केंद्र और प्रमुख प्रेरणा क्या थी? उनकी कविता की केंद्र और प्रमुख कविता की प्रेरणा ये थी कि यथार्थनिष्ठ राष्ट्र भावधारा की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियां के नाम लिखना है। उनकी कृति का नाम जो है वो सुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, ये सारा उन्हीं का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला चैप्टर आता है अच्छा शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, देखो कवियों का कवि किनको कहा जाता है? शमशेर बहादुर को कहा जाता है। कवियों का कवि शमशेर बहादुर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कौन सी कविता है? उषा है। ठीक है, सी करेक्ट होगा। उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है वो देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। देहरादून उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, जन्म कब हुआ था इनका, शमशेर बहादुर सिंह का? 13 जनवरी 1911 को हुआ था। 13 जनवरी 1911, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, कवि शमशेर बहादुर सिंह के माता और पिता का नाम क्या था? इनके माता और पिता का नाम प्रभुदेव एवं तारीफ सिंह था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रभुदेव एवं तारीफ सिंह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? अभी बताएं, शमशेर बहादुर सिंह को। दूसरा सप्तक का प्रकाश वर्ष क्या है? दूसरा सप्तक जो है वो 1951 में प्रकाशन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किसने लिखा है? जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है, शमशेर बहादुर ने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, किसने लिखा है? बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। देखिए, ये आपका सप्रसंग व्याख्या में आ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब होता क्या है कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। जो आसमान है ना, जो आसमान का जो निचला हिस्सा होता है वहाँ पे इतना लाल होता है, लालिमा होता है कि लगता है कि लोढ़ी पाटी जो होता है, सिलौटी जो होता है, उस पे मानो लाल केसर से किसी ने पिस दिया हो, वो इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो ये सौंदर्य के बारे में बता रहे हैं। तो कौन बताते हैं? ये शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है,
कवि शमशेर बहादुर सिंह के कविता का संग्रह का नाम आपको बताना है, कविता संग्रह का नाम बताना है। ये सारा उन्हीं का कविता संग्रह है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला चैप्टर आ रहा है जन जन का चेहरा एक, माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। कवि गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है वो मध्य प्रदेश श्योपुर ग्वालियर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। कवि गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो 13 नवंबर 1917 को हुआ था। कवि मुक्तिबोध के माता पिता का नाम क्या था? तो पार्वती बाई एवं माधव राज मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। कवि गजानंद माधव मुक्तिबोध का निधन कब हुआ था? इनका निधन कब हुआ था? 11 सितंबर 1964 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। जन जन का चेहरा एक शीर्षक के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। चांद का चेहरा किनका कहानी संग्रह है, मतलब कि ये किनका रचयिता है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध का ही है चांद का मोटेरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम बताना है। तो ये सारा जो है वो तार सप्तक, चांद का मोटेरा, भूरी भूरी खाक धूल, ये सारा जो है वो उन्हीं के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? मुक्तिबोध के कथा साहित्य का नाम लिखे। इनका कथा साहित्य है काठ का सपना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किस कविता से उद्धृत है? असम ये लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन का मित्र एक, ये कौन से पाठ का? जन जन का चेहरा एक, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्या है? किस कविता में ये पंक्तियां दिया गया है? एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न बास स्थानीय जो भी ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान ये बातें जो है वो कौन से चैप्टर में करी गई है? तो जन जन का चेहरा एक वाले चैप्टर में बात करी गई है, ये लाइन है, ठीक है। अब आता है अगला चैप्टर आपका अधिनायक। कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या है? अधिनायक जो है वो रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उनके पिता का नाम हरदेव सहाय था, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किसकी विजय हुई? सेना की नागरिकों की? यह पंक्ति कौन से चैप्टर से है? तो अधिनायक वाले चैप्टर से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ था? इनका मूल निवास जो था वो सागर मध्य प्रदेश में था, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो इनके कवि का नाम क्या है? अभी हम बताएं रघुवीर सहाय, ठीक है। काव्य रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जो जन्म है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। कवि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1939 को हुआ था, ठीक है। 39 और 1929 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। अगला क्या है? इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन जो है वो 30 दिसंबर जो है वो 1990 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक जो है वो व्यक्तियात्मक जो कविता है वो है। ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। किन किन पत्रों के मार्फत रघुवीर सहाय ने पत्रिका की मतलब कि आगे बढ़ाया है उन्हें? तो उन्होंने नवजीवन, समाचार विभाग, नव भारत, इन सब से उन्होंने अपना जो पत्रिका है वो आगे बढ़ाया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हरचरना किसका प्रतिनिधि है? हरचरना किसका प्रतिनिधि है? हरचरना जो है वो आम आदमी का प्रतिनिधि है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। किसने लिखा है ये बात जो है वो किसने लिखा है? पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा, उनके तगमे तमगे कौन लगाता है? उनके तमगे कौन लगाता है? तो रघुवीर सहाय का ये लिखा हुआ पंक्ति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लाग भूल गए हैं किसकी रचना है? लाग भूल गए हैं ये रघुवीर सहाय की रचना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। किसकी पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर सहाय का नाम हुआ था? किसके पत्रिका के कारण हुआ था? तो दीनमान के पत्रिका का कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला चैप्टर
क्वेश्चन है, किस कविता संग्रह पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किस कविता संग्रह पर? तो लोग भूल गए हैं, इसी पर मिला था उन्हें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर है प्यारे नन्हे बेटे को, जिसने लिखा है विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है। ठीक है, तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो है वो 1 जनवरी 1937 को हुआ था। 1 जनवरी 1937 को। अगर आपको जन्म नहीं याद हो रहा है तो प्लीज़ अब मत याद कीजिएगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न होगा और कन्फ्यूजन में आप कोई भी मार दोगे तो सटीक नहीं होगा। जो सटीक आपको याद है वही क्वेश्चन का आंसर आपको टिक करके आना है। ठीक है, कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है वो राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्यारे नन्हे बेटे का शीर्षक कौन है? तो रघुवीर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे को रघुवीर सहाय नहीं है, विनोद कुमार शुक्ल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो लोहा जो है वो कर्म का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, कवि प्यारे नन्हे बेटे से क्या प्रश्न करते हैं? तो कवि ने जो है वो प्रश्न क्या किया? बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है ना, यही ना प्रश्न किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, कवि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा सम्मान मिला था? इनको कौन सा सम्मान मिला था? तो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार भी मिला था, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान भी मिला था, साहित्य अकादमी भी मिला था। तो ये सारा हो गया। ठीक है, कवि विनोद कुमार शुक्ल के कविता संग्रह का नाम बताइए। इनकी कविता संग्रह ये तीनों है। ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से ली गई है? कौन सी संग्रह से ली गई है? तो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ये जो है इसी से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, किस कविता की पंक्ति है कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाले लोहा, ये जो है आपके प्यारे नन्हे बेटे से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब आता है अगला चैप्टर, हार और जीत, अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो है वो 16 जनवरी 1941 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, कवि अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म स्थान जो है वो दुर्ग छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, कवि अशोक वाजपेयी का माता पिता का नाम क्या था? तो निर्मला देवी एवं परमानंद वाजपेयी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हार जीत कविता के कवि का नाम बताइए। कौन है? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि थे? अशोक वाजपेयी जो है वो आधुनिक काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, हार और जीत गद्य कविता किस पुस्तक से उद्गृत है? अब देखो ये एक तरह का गद्य कविता है, क्योंकि ये लंबा है तो इसीलिए गद्य कविता है। ठीक है, तो ये किस पुस्तक से उद्गृत है? तो ये जो है आपका कहीं नहीं वहीं से ही है। मतलब कि ये कौन से पुस्तक से लिया गया है? तो ये कहीं नहीं वहीं से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, किस कवि ने लिखा है खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है? खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है, ये अशोक वाजपेयी ने लिखा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, खेत रहने वाले शब्द का अर्थ होता क्या है? इसका अर्थ होता है मारा जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मतलब कि खेत ना रहने जाने वाला की मतलब कि हो गया जो मर गया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कभी अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान मिला था? कभी ऐसे अशोक वाजपेयी को जो है ये सारा ही सम्मान मिला था, याद रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा। कभी अशोक वाजपेयी ने कौन सा स्तंभ लेखन का कार्य किया है? कौन सा स्तंभ लेखन का कार्य किया है? तो कभी कभार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कभी अशोक वाजपेयी ने कौन साहित्य पत्र संपादन किया है? कौन सा किया है? तो ये सारा जो उन्हीं का है। ठीक है, किस पाठ में आया है किसकी विजय हुई? तो सिंपल है भाई, ये जो है हम अभी पढ़ रहे हैं हार जीत तो उसी का है। ठीक है, अब आता है अगला चैप्टर और लास्ट चैप्टर है आपके बुक का, गांव का घर, है ना। गांव का घर ज्ञानेंद्रपति जी के द्वारा लिखा गया है। ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? वो जो है कारा अधीक्षक के पद पर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इनकी कविता कौन है? तो इनकी कविता भी हम पढ़ रहे हैं गाँव का घर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, पंचायती राज में क्या खो गया है?
पंच परमेश्वर खो गए। ऑप्शन नंबर सी। गांव का घर शीर्षक कविता के नाम बताना है आपको। तो ज्ञानेंद्र पति उनका नाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म जो है वो 1 जनवरी 1950 को हुआ था। कवि ज्ञानेंद्र पति जन्म, उनका जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो झारखंड में हुआ था, पत्थरगामा गोडार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। कवि ज्ञानेंद्र पति के माता और पिता का नाम क्या था? इनके माता पिता का नाम सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कवि ज्ञानेंद्र पति का निवास स्थान कहाँ है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। गांव का घर कविता ज्ञानेंद्र पति के किस संग्रह से लिया गया है? ये किस संग्रह से लिया गया है? तो ये संचयात्मा से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवि ने कहा क्या है? ये क्या है? तो कवि ने कहा ये जो है एक तरह का कविता संग्रह है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पहल सम्मान ज्ञानेंद्र पति को कब दिया गया? पहला होगा, ठीक है। यहाँ पे पहला सम्मान होगा, ओके। तो पहला सम्मान उन्हें जो है वो 2006 में दिया गया था, ठीक है। संस्यात्मा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति को कब मिला था? उनको कब मिला था पुरस्कार? तो 2006 में ही मिला था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ज्ञानेंद्र पति के कविता संग्रह का नाम बताइए। तो इनके कविता संग्रह का नाम क्या है? तो ये सारा जो है वो उन्हीं का कविता संग्रह है, ठीक है। ज्ञानेंद्र पति की पुस्तक कौन कौन है? इनमें से कौन सा उनका जो है वो पुस्तक है? तो निम्न सभी, ये सारा जो है तीनों आप देख रहे हो उन्हीं का पुस्तक लिखा हुआ है, ठीक है। किस पाठ में आया है कि जैसे गिर गया है गजदंतों को गवाकर कोई हाथी? ये जो है आपका गांव का घर वाला पाठ में आया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। किस पाठ में आया है कि आवाज भी नहीं आती यहाँ तक? न आवाज की रोशनी की आवाज, न आवाज की रोशनी, ना रोशनी की आवाज। देखो ये जो आपका गांव का घर पाठ में है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों का बुक का जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन था वो कंप्लीट करवा दी हूँ। अब एक आता है लास्ट में आप लोगों का, वहाँ से कुछ सवाल आते हैं प्रतिपूर्ति से, तो वो भी मैं करवा देती हूँ। देखो पहला चैप्टर क्या होता है प्रतिपूर्ति का, रस्सी का टुकड़ा, ये आपका पहला चैप्टर है। तो इससे क्या है, मोपासा किस देश के रहने वाले थे? मोपासा किस देश के रहने वाले थे? यहाँ से क्वेश्चन है फ्रांस के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब इसका बताना है रस्सी का टुकड़ा, इसका शीर्षक कौन है? तो गाय डी मोपासा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। गाय डी मोपासा जीवन काल बताए, इनकी जो जीवन काल है मतलब कि कब से कब तक है? तो 1850 से लेकर 1853 93 तक है, जो भी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। गाय डी मोपासा लगभग कितनी कहानी लिखी हैं? तो गाय डी मोपासा ने लगभग 300 कहानियां लिखा है उन्होंने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ओके। किस पात्र की मान्यता है कि हर उपयोग वस्तु को उठा लेना चाहिए? किस पात्र की मान्यता है? ये जो हो से कम का मान्यता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। किसका बटुआ सड़क पर गिर गया? किसका बटुआ सड़क पर गिर गया? तो ये जो है आपका मैत्र फॉर्च्यून हुल के ब्रेक था, ये जो है आपका मैत्र फॉर्च्यून हुल ब्रेक का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। खाली जगह को भरना है। कहानी में शब्द ना सिर्फ रपट की तरह माध्यम होते हैं, ना कविता की तरह स्वाद होते हैं, उनके भीतर एक क्या होती है? उनके भीतर एक तनाव भरी होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। अपने लेखन में मोपासा ने कैसे समाज के चाल चरित्र को बेपर्द किया है? मतलब कि किस तरह के चाल चरित्र को बेपर्द उन्होंने किया है? तो बुर्जुआ के चाल चरित्र को उन्होंने बेपर्द किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। एक कहानी कहाँ की दुनिया के रपट को अपने सत्य की भाषा में परिणत करती है? कहाँ के करती है? तो बाहर के, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है? औरतें अपनी टोकरियों को जमीन पर रख कर बैठ गई थी और उन्हें बाहर निकाल लिया गया था, जिनके पास जो पाँव आपस में बंधे थे, आंखों में भय खौफ नजर आ रहा था। खाली जगह को भरना है आपको, यहाँ पे जो खाली जगह है, ठीक है। तो ये जो है आपका खाली जगह पे क्या आएगा? आपका
बत्तखे जो है, बत्तखे मुर्गी आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्लर्क की मौत, क्लर्क की मौत आपका ये दूसरा पार्ट है। प्रतिपूर्ति में बस 3 चैप्टर है और ज़्यादा नहीं है आपका। ठीक है, क्लर्क की मौत है। अंतोलन चेखव की कहानी है। अंतोलन चेखव, एंटोन चेखव। ठीक है, हम लोग पढ़ा था चैप्टर इंग्लिश में एंटोन चेखव, है ना। तो एंटोन चेखव की कहानी कौन सी है इनमें से? एंटोन चेखव की कहानी है इनमें से आपका क्लर्क की मौत है, जो भी चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, क्लर्क की मौत किन्होंने लिखा है? कहानी में क्लर्क का नाम क्या था? सॉरी, कहानी में, इस कहानी में क्लर्क का नाम क्या था? ड्वाइन ट्विन ट्विमी ब्रिज, ड्वाइन ट्विमी ब्रिज चेखोव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, अगला क्या है? चेखोव किस देश के रहने वाले थे? चेखोव किस देश के रहने वाले थे? रूस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अंतोल चेखोव का जीवन काल क्या था? इनका जीवन काल 1860 से लेकर 1904। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, ड्वाइन ट्विमी ब्रिज चेखोव पेशे से क्या थे? ये पेशे से क्या थे? क्लर्क थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, सिविल जर्नल का नाम क्या था? सिविल जर्नल का नाम ब्रिजा लोव था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये जो दिया गया है, ये भी जो, ये आप लोग एक बार देख लो। ये जो कहानी है भाई, ये कहानी कोई नहीं पढ़ाता, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आता, इससे 2-3 से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं। तो ये जो है आपका क्लर्क की मौत से ही लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा? खाली जगह को भरना है। चेकअप का लेखन, शासन, ठीक है, तो ये सब ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ कुछ देख लो, ज़्यादा नहीं देखना है आपको। क्लर्क की गलती क्या थी? ये यहाँ पे क्वेश्चन है। क्लर्क की गलती, बड़े अफसर के शरीर पर छींक मार दी। बड़े अफसर के शरीर पर छींक मार दी। ऑप्शन ए करेक्ट है। एंटोन किस स्तर के लेखक थे? एंटोन जो है वो वशव स्तर पे थे। ठीक है, वशव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, पेशगी एक थर्ड लास्ट और चैप्टर है आपका प्रतिपूर्ति का। हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? तो 1937 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? हेनरी लोपेज अफ्रीका के रहने वाले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, अगला क्या है? कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो आपका हेनरी लोपेज ही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, खाली जगह को इसमें भी भरना है। पेशगी अफ्रीका देश का कांगो के जीवन की शिवंगति पर खाली जगह को भरना है। पेशगी अफ्रीका देश कांगो के जीवन की शिवंगति पर प्रकाश डालती है। क्या प्रकाश डालती है? तो आपका सामाजिक प्रकाश डालती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किस पाठ में यह लोरी आई है? सो जा बच्ची सो जा, सो जा बच्ची सो जा। ये किस पाठ का है लोरी? तो देखिए, ये जो है आपका पेशगी का है लोरी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो साथियों, इसी के साथ आज का सेशन जो है आपका कंप्लीट होता है। हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, अनगिनत क्वेश्चंस हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप कि आप लोगों को सारा ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। हिंदी तो है, समझना क्या है, इसको बस एक बार पढ़ना है, कहानी है। तो बस यही था आपका ये सेशन। और कैसा लगा आप लोग ज़रूर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।